3:30 बजे तक चलता है क्वेश्चन आंसर। ओके, ठीक है। ओके, ऑल योर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। हाय ईश्वर विवेक। की कृपा है। हाय। हाय और फ्रेंड्स, आप सब लोगों की शेयरिंग्स का साथ है और मेरी पत्नी का सपोर्ट है कि आज भी शराब पीने की कोई इच्छा नहीं आई, और इसीलिए आपके सामने बैठ के, आपके साथ बैठ के कुछ बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। क्योंकि शराब के नशे में नहीं हूँ, और इस बात की अब पहले के मुकाबले एक कॉन्फर्मेशन है, एक निश्चिंतता है कि हाँ यार, अब पहले की तरह वो इंसैनिटी मेरे अंदर नहीं है। पूरी तरह सैनिटी में आ गया हूँ, 100% ऐसा दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कम से कम इतनी सैनिटी तो है कि मैं अपने फेलो मेंबर्स के बीच में बैठ के बात कर सकूं, उनसे कुछ अपने विचार साझा कर सकूं। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक है मेरा आज का, ट्रेडिशन नंबर 9। तो मैं सीधे ट्रेडिशन का जो प्री टेक्स्ट है ना, मैं उस पर आता हूँ। 12 परंपराएं हमारी, एज यू ऑल नो कि 1946 में सबसे पहले वो ग्रेप वाइन में पब्लिश हुई थी, और फिर उसके बाद में फॉर्मली 1951-2 में जब हमारा पहला एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, तब इनको औपचारिक रूप से इन परंपराओं को अपनाया गया। तो जो 9वीं परंपरा है हमारी, वो ये कहती है कि ए को किसी भी प्रकार से संगठन के रूप में नहीं होना चाहिए, पर हम सेवा बोर्ड या समितियां बना सकते हैं जो उन्हीं के लिए उत्तरदायी होंगी जिनकी वे सेवा करते हो, या फिर वो जिनके प्रति वो जिम्मेदार हो। मैं एक बार इसको अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ। A as such ought never be organized, but we may create service boards of committees directly responsible to those they serve. तो जब ये 9वीं परंपरा मेरे सामने आती है ना, ये जब मुझे कोई पढ़ के सुनाता है या मैं इसको पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले ये लगता है कि यार ये तो ये कान को भी पकड़ना और वो कान को भी पकड़ना, दोनों तरह की बातें की जा रही है। एक तरफ तो कहा जाता है कि भाई हम किसी का रिकॉर्ड नहीं रखते, कोई ऐसा रजिस्टर नहीं बनाते, हम कभी फॉर्मली एक ऑर्गेनाइज होके काम नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि नहीं नहीं, इतना तो चलेगा, मतलब आप तो हर चीज में अपवाद वगैरह ले आते हो, है ना, तो फिर सिर्फ कहने की बात है ऐसा। मुझे खास तौर से शुरुआत में लगता था कि भाई अंग्रेजी में कहा गया ए एज सच ऑट नेवर बी ऑर्गेनाइज। तो ये जो शब्द है ना, एज सच, मैं उसकी जब हिंदी में जाता हूँ ना कि एज सच, मतलब कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज होने की एक बात होती है, जिस तरह से ऑर्गेनाइज शब्द का शाब्दिक अर्थ हम आप समझते हैं, उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा, उतना थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ऑर्गेनाइज इसको किया जा सकता है। तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि भाई ये कुछ ऐसी बात हो गई कि जैसे किसी कॉलोनी में, गली मोहल्ले में कोई छोटी सी किराने की दुकान है, कोई भी मान लीजिए एक फलाना XYZ, चंपक लाल जी नाम के उसके ओनर हैं, वो दुकान को चलाते हैं। अब उनकी दुकान में एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है, उनका स्टाफ है। एक स्टाफ है जो बाजार से होलसेलर के यहाँ से, या फिर वो मंडी वगैरह जो होती है, अनाज मंडी, वहां से वो बल्क में सामान खरीद के लाता है। तीसरा एक स्टाफ है जो होम डिलीवरी वगैरह करता है। और जो दुकान का ओनर है, उसका काम है वो अपना काउंटर पे बैठता है। तो उनकी दुकान में हर किसी का एक प्रोफाइल एक तरह से बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसको एज सच ऑर्गेनाइज मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइज, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज तो वो किराने की दुकान होती है जो मैं अक्सर शॉपिंग मॉल्स में देखता हूँ, जहाँ पर हर चीज एक करीने से बिल्कुल फिक्स जगह पर रखी होती है। मुझे किसी स्टाफ की जरूरत भी नहीं होती, एज अ कस्टमर मैं जाता हूँ, लेता हूँ, बिलिंग कराता हूँ, सामान लेकर आ जाता हूँ। लेकिन इस गली मोहल्ले की दुकान में ऐसा नहीं होता। उस मॉल वाली दुकान में हर चीज के लिए हर एक आदमी की एक ड्यूटी फिक्स है, उसके लिए स्टाफ तय है, मुकर्रर है। कोई इसका काम कर रहा है, कोई उसका काम कभी कर ले रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो गली मोहल्ले वाली दुकान है ना, इसमें किसी दिन वो झाड़ू लगाने वाले ने अगर छुट्टी मार दी, तो दुकान का जो ओनर है वो उस दिन आधी घंटा जल्दी जाके जो है वो खुद झाड़ू लगा रहा है। अगर होम डिलीवरी पहुंचाने के लिए अगर कोई स्टाफ नहीं है, तो वो दुकान का ओनर खुद भी पहुंचा रहा है। तो यहीं से एक मुझे आइडिया समझ में आया कि यार वो ए के लिए कहा गया है कि ये उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है जिस तरह से आप किसी बड़े संगठन को एक उसके एक सिस्टम को जिस तरह से आप देख कर समझते हो,
उस तरह से हमको इसको ऑर्गेनाइज नहीं करना है। तो फिर ये भी एक समझ में आया कि यार हमको इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करना है। भाई अब तो हम शराब से दूर हैं। बतेरे तरह के चरित्र दोष आपने गिना दिए थे मैं जब नया नया आया था। 200 से ऊपर की लिस्ट आपने बता दी। अरे भाई आ गया फिर मैं स्टेप वर्क में, स्पॉन्सर लेके मैं स्टेप वर्क में काम भी करने लगा था। तो फिर मेरे अंदर ये घमंड है, ये अकड़ है, नाराजगी है, बदला लेने की भावना, ये कहाँ से आएगी? और अगर ये आएगी नहीं, क्योंकि मैं तो बड़ा अच्छा इंसान बन रहा हूँ, तो ये आएगी नहीं, तो फिर इसको एक औपचारिक संगठन, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में क्या दिक्कत? तो भाई फिर वहां पर है ना एक बात ये समझने में आई कि यार मैं और मेरे जैसे जो जितने भी मेरे शराबी भाई हैं, इनकी ये समस्या है कि जैसे ही ये एक संगठित रूप में अगर एक कोई किसी शराबी के ऊपर है और दो शराबी उस एक शराबी के नीचे हैं, ये इस तरह का जो होता है ना जिसको कहते हैं चेन ऑफ कमांड, कि कंपनी का एमडी है, वो एमडी जो है वो सीईओ को कोई आदेश पास करेगा, सीईओ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को आदेश पास करेगा, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं वो उसको ऑर्डर पास करेगा, डिपार्टमेंट हेड जो है अपने एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर में मेरे जैसे अल्कोहलिक सेट नहीं हो पाते। प्रॉब्लम ये आ जाता है। तो हम एक इस तरह के किसी संगठन में यार बंद के रह ही नहीं पाते हैं जहाँ पे एक इस तरह से हो कि भाई चपरासी होगा, उसके ऊपर क्लर्क होगा, उसके ऊपर इंस्पेक्टर होगा, उसके ऊपर ये होगा। ये इस तरह वाले संगठन में हम लोग रह ही नहीं पाते। तो भाई हमें तो हमारे संगठन का सिस्टम इस तरह से चाहिए कि जो जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं, वो लोकतंत्र सिर्फ कहने भर के लिए नहीं हो, वो सिर्फ लोगों के चुनाव में ही लोकतंत्र वाली बात नहीं हो। समानाधिकार वाली जो बात है ना, वो एक बार लोगों के चुने जाने के बाद में कहीं ऐसा ना हो कि वो सत्ता के लिए आपस में उनमें संघर्ष हो रहा है। क्योंकि अगर वो संघर्ष उनमें अगर आपस में होने लगेगा, तो जो जो है ना, जो मेन चीज जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की है, जो पहले दिन मुझे आप लोगों ने बताई कि भाई विवेक आप आध्यात्मिक रूप से दिवालिये हो, तो वो जो स्पिरिचुअल एसेंस है ना, कि एक शराबी दूसरे शराबी की बिना किसी पैसे या प्रेस्टीज के उम्मीद के हेल्प करता है, वो जो एक आध्यात्मिक उसका भाव है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अगर ये पद वाली बात हो तो, कि भाई वो तो मेरे से ऊपर वाले पद पर है, ये वो तो मेरे से नीचे वाले पद पर है, ये अगर बात रहेगी तो वो जो है ना वॉलेंट्री ऐच्छिक सेवा करना और एक इंसानी भावना से सेवा कर पाना, वो मेरे अंदर रहेगा ही नहीं। तो ये तो फिर वही बात हो जाएगी जो बाहर की दुनिया है, जिसको देखकर मेरी ऐसी हालत हुई है, उसमें मैं अपने आप को एडजस्ट कभी नहीं कर पाया, वही की वही सोच फिर ए के अंदर भी आ जाएगी। तो इसलिए यार ये समझ में आया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाना है। तो मेरा प्रॉब्लम ही बस ये है कि वो ऊपर से लेके नीचे तक वो चेन ऑफ कमांड पास हो रहा है, तो उसमें जो है ना मैं टिक नहीं सकता, क्योंकि मेरी अपनी एक सोच है। और हमेशा से मेरी ये कोशिश रही है कि भाई मेरी सोच को सुना जाए, माना जाए, उसको भी इज्जत दी जाए। अदरवाइज मैं फिर से ऐसा सा फील करने लगता हूँ यूजलेस का। यही तो मेरे साथ बाहर भी हो रहा था ना। मैं शराबी हूँ, मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, उल्टे मैं पैसे को बर्बाद कर रहा हूँ, पारिवारिक रिश्तों को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तबीयत को देख नहीं पा रहा हूँ। इस कारण से सोसाइटी ने मुझे एक तरह से पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया था। एक निष्क्रिय सा और बेकार सा इंसान में हो चुका था। तो मैं हमेशा अपने आप को एक वेस्टेज आइटम समझता था। तो वही जो उपयोगिताहीन, मैं किसी काम का हूं ही नहीं, वही वाली भावना कहीं वापस यहाँ भी ना आ जाए, एक चीज। और दूसरी चीज, जो लोग पद पर हैं या फिर किसी ग्रुप में जिन लोगों का थोड़ा प्रभुत्व ज्यादा है, मान लीजिए कोई ओल्ड टाइमर है, या अगर कोई 1 या 2 साल की रिकवरी वाला ही इंसान है, लेकिन वो काफी पैसे वाला है भैया, बड़ी गाड़ी लेकर आता है, कई तरह से शहर में अलग अलग बिजनेस क्लास में या फिर सरकारी अधिकारियों में उसकी जान पहचान है। तो पता चल रहा है साहब, ग्रुप में हर बार जब भी ग्रुप की बिजनेस मीटिंग होती है, सर्विस फोर्स का रोटेशन होता है, उठा के उसको पद मिल जाता है ना। तो उस एक आदमी को ऐसा लगने लग गया कि 1-2 साल में मेरी रिकवरी तो बहुत अच्छी हो गई है, जो 10 साल वाले हैं, 15 साल वाले, उनसे भी ज्यादा अच्छी रिकवरी मेरी हो गई है। भले मैंने अभी तक स्पॉन्सर भी नहीं लिया, 12 कदम तो दूर की बात है। तो ये मतलब इससे कहीं ना कहीं एक ये समझ में आया कि यार वो जो एक आध्यात्मिक तत्व है ना, उसको हम खो बैठेंगे।
तो एक संगठन के रूप में अपना नियंत्रण बनाना, इसके बजाय अगर हम ये करें कि सबकी राय उस एक चीज में अगर शामिल हो जाए, तब बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उद्देश्य जो था वो था ये। तो इसके लिए कहा गया कि भाई एज सच, है ना, ए एज सच नेवर बी ऑर्गेनाइज। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड शब्द को जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने समझा है, खासतौर से 90 एडिशन में, वो है ये, जहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड्स है, जहाँ पे हर किसी को एक फिक्स जिम्मेदारी दी हुई है, जहाँ पे हर किसी से उसकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करने के लिए सवाल जवाब होता है। कभी कभी वहां पर पनिशमेंट भी होती है। अगर कुछ अच्छा काम किया है तो इनाम भी मिलता है, बोनस भी मिलता है। कभी कभी अगर आपने कोई लापरवाही कर दी है तो आपको उस काम से बर्खास्त भी कर दिया जाता है। आपके ऊपर कोई कानूनी एक्शन भी हो सकता है। ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए मुझे बताया गया कि भाई इट एज और नेवर बी ऑर्गेनाइज। लेकिन फिर क्या? तो भैया फिर उसके बाद में क्या क्या किया जा सकता है? तो हाँ भैया, तो फिर उसके बाद में ये किया जा सकता है कि आखिर में हम कोई एक दो लोगों का तो हम कोई जत्था है नहीं। भले हम ये कहते हैं कि दो शराबी पेड़ के नीचे अगर पानी की गुमटी पर भी मिले और वो अपनी मेरी शराबी से संबंधित बात कर रहे हैं और वो ए को मानते हैं, तो वो एक ए मीटिंग है, कहा गया है। लेकिन फिर भी हम कोई एक या दो लोग तो है नहीं, तो हमारे पास काम बहुत सारे हैं। तो अगर इन बहुत सारे कामों को अगर हम अलग अलग लोगों में बांट नहीं पाते हैं, तो एक तरह का एक डिस्टरबेंस सा क्रिएट हो जाएगा कि यार जो हमारा मीटिंग रूम है, मीटिंग रूम का ताला कौन खोलेगा, मीटिंग रूम में चाय कौन लेकर आएगा मेंबर्स के लिए, तो जो कुर्सियां हैं उनको कौन जमाएगा। कुछ कुर्सियां पुरानी हो रही हैं। अभी पिछले हफ्ते ऐसा हुआ था कि एक थोड़ा सा भारी भरकम ए मेंबर आके कुर्सी पे बैठा, वो प्लास्टिक की कुर्सी की टांगी टूट गई। मेंबर्स को बड़ा बुरा लगा। ये सब कुर्सियों वगैरह का मेंटेनेंस कौन देखेगा, मीटिंग को चेयर कौन करेगा। तो ये समझ में आया कि भाई हर बार हम हर चीज के लिए तो ग्रुप कॉन्फ्रेंस नहीं ले पाएंगे। ना हम रोज रोज ही बोलेंगे यार आज कौन मीटिंग रूम खोलेगा। रोज रोज आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं या फिर रोज जूम मीटिंग पे मिलके बात कर रहे हैं या एक दूसरे को व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, आज मीटिंग कौन चेयर करेगा। तो इसके लिए ये कहा गया कि भाई हम हर छोटे बड़े कामों के लिए कुछ लोगों की जिम्मेदारियों को फिक्स कर सकते हैं, है ना। अब जहां पर जिम्मेदारी को फिक्स करने की बात आई ना, तो वहां पर ये आया कि यार अगर वो ग्रुप छोटा है, छोटा सा ग्रुप है, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, या फिर मिडिल साइज का ग्रुप है, 20-25 लोग हैं, या कोई बड़ा ग्रुप है, 100-50 मेंबर है, तो वहां पे भी उन्होंने ये किया कि ये जो जिम्मेदारी है इसको इस तरह से बांट दिया कि एक इंसान है मिस्टर ए, उनकी जिम्मेदारी है रोज मीटिंग रूम को खोलना, कुर्सियों को साफ करके जमा के लगाना। फिर एक मिस्टर बी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो रोज मीटिंग को चेयर करते हैं। हफ्ते के अलग अलग दिन बांट दिए गए कौन कब मीटिंग को चेयर करेगा। फिर एक मिस्टर सी है, उनको ग्रुप का सेक्रेटरी बनाया गया कि भाई ग्रुप में सारी गतिविधियां जो है वो ठीक तरह से चल रही है कि नहीं। किसी को अगर कोई शिकायत है तो वो सेक्रेटरी को आके बता सकता है। सेक्रेटरी जो है वो ग्रुप की बिजनेस मीटिंग में मेंबर्स के मुद्दों को रख सकता है। तो ये किसी एक ग्रुप के अंदर ना इस तरह का एक सिस्टम बना दिया गया, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ग्रुप। छोटा ग्रुप है, मिडिल साइज का ग्रुप है, तो इस तरह से हो गया। लेकिन अगर जहां पर यही सर्विस स्ट्रक्चर जो है, यही जो बॉडी है ना, ये बॉडी अगर थोड़े से बड़े साइज की हो गई, तो वहां पर क्या होगा? अभी जैसे मान लीजिए कि इंटर ग्रुप की बात करें। मैं जिस इंटर ग्रुप का हिस्सा हूं, मैं उसमें अभी पीआई चेयरमैन। तो उस इंटर ग्रुप ने ये किया कि भाई कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस इंटर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एफिलिएटेड है। तो उसके लिए उनके जो पीआई से संबंधित जो काम है, प्लस इंटर ग्रुप अपने स्तर पर जो पीआई का काम करेगा, उसके लिए हमने एक व्यक्ति को हमारी बिजनेस मीटिंग में इलेक्शन की प्रक्रिया से उस एक आदमी को हमने पीआई चेयरमैन चुना, जिसमें कि सभी ग्रुप के जो प्रतिनिधि थे, मतलब जो जीआर थे, ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उन्होंने वो वोट किया और एक आदमी को पीआई चेयरमैन चुना गया। अभी जो पीआई चेयरमैन है, इसको ये लग रहा है कि यार ये काम में अकेले तो नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम एक पीआई कमेटी बना दी जाए। तो इस पीआई कमेटी में वो लोग आ जाएं जो पीआई का काम करने के लिए वास्तव में इच्छुक। तो इससे फायदा ये हो गया कि जब एक अकेला पीआई चेयरमैन जैसे मैं हूँ, मुझे लगा यार हर जगह तो मैं नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे जगह ए बी सी ये 3 जगहों पर मैं चला जाऊंगा।
लेकिन बाकी जो 5 जगह हैं यहाँ पर कौन जाएगा। तो पहले ये हो रहा था कि मैं ग्रुप में, इंटर ग्रुप में हर किसी को फोन लगा लगा के पूछ रहा था, आप जाएंगे क्या, आप जाएंगे क्या। लेकिन अभी एक कमेटी बनने से उस कमेटी में जो 5 7 8 लोग हैं जिन्होंने ऐच्छिक रूप से कहा है कि हाँ भाई हम ये पीआई का काम करने के लिए तैयार हैं, समय हम इसके लिए दे सकते हैं और हमको इसमें इंटरेस्ट है, तो अच्छा से हम इसमें आते हैं। तो मेरा काम फिर सिर्फ इतना रह जाएगा कि पीआई कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है कि भाई ये A B C 3 स्थानों पर मैं जाने वाला हूँ, तो ये D E F स्थान पर कौन जाएगा वो अपना नाम दे दे। तो ये मेरा काम काफी सरल हो जाता है और ये काफी सिस्टमेटिक भी हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मजे की बात ना इसमें आती है कि सर्विस बोर्ड और कमेटियां तो हमने बनाई, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं हुआ कि ये जो सर्विस बोर्ड है, ये जो समितियां हैं, ये हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगी। ये ऐसी वाली बात नहीं होगी। ये सिस्टम बाहर शायद से होने लगा या फिर अभी भी हो रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो एक आदमी जो है वो हाथ जोड़कर आता है और वो हमसे ये कहता है कि भाई मैं आपके इलाके में प्रतिनिधि बनना चाहता हूँ, मुझे वोट दीजिए। तो हम उसको वोट इसलिए नहीं देते हैं कि वो हमसे बड़ा है और हम छोटे हैं, गरीब हैं, ना समझ। हम उसको अपने प्रतिनिधि के रूप में उसको वोट इसलिए देते हैं कि हम ये मानते हैं कि भाई हमारे पास में ये काम करने के लिए समय नहीं है। वो चाहे कॉर्पोरेटर हो, वो चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए हो या एमपी हो, तो हम ये मान के कर रहे हैं कि भाई हमारे पास में वो समय नहीं है, हमारे पास में वो स्किल नहीं है, और हमको इस आदमी की ईमानदारी और इसकी काबिलियत पर विश्वास है, तो हमने वो वोट इसको दिया। लेकिन यार आखिर में वो रहा तो हमारा ही ट्रस्टेड सर्वेंट ना, हमारे बिहाफ पर काम वो कर रहा है और हमको उस पर विश्वास है, मतलब ट्रस्ट है, तो इसका मतलब वो ट्रस्टेड सर्वेंट हुआ। लेकिन समस्या बस मेरे जैसे अल्कोहलिक के साथ ही हो जाती है कि ए में आने के पहले मैंने ऐसा माहौल देखा हुआ होता है कि जो कॉर्पोरेटर है, एमएलए है या फिर एमपी है, एक बार उसके चुने जाने के बाद में वो मेरे हाथ नहीं जोड़ता, फिर मैं उसके हाथ जोड़ता हूँ। तो ये तो उल्टी गंगा बहने लग जाती है। वही चीज कहीं ना कहीं यहाँ ए में भी मैं कैरी करके ले आता हूँ कि भाई जो पद पे जो इंसान है, कि इसका मतलब उसमें कुछ खास बात होगी, अरे वो ज्यादा समझदार है, अरे उसकी रिकवरी हम सबसे ज्यादा अच्छी है। तो यही बात मेरे अंदर आ जाती है और पद लेने की होड़ में मेरे जैसा शराबी भागने लगता है, क्योंकि वो वहीं से बाहर से वो पुरानी सोच लेकर आया है। लेकिन दरअसल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, मिसमैनेजमेंट ना हो, जिम्मेदारियों में आपस में कोई कंफ्यूजन ना हो, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, वो जिम्मेदारी कौन निभाएगा। इसके लिए एक अलग अलग बोर्ड्स और कमिटीज बना दी गई, ताकि कोई किसी के ऊपर अथॉरिटी भी ना कर सके कि मैंने आपको ये कहा है, आपको ये करना पड़ेगा। ओके। तो ये जो सारी कमेटियां हैं, ये जो सर्विस बोर्ड्स हैं, ये मेरे जैसे किसी आम ए मेंबर के ऊपर किसी ने कोई कंट्रोलिंग के लिए कोई बॉडी बना दी, ऐसा नहीं है। मेरे जैसे एक आम ए मेंबर ने ही अपना वोट देकर ये समिति बनाने के प्रस्ताव को सहमति दी। और ये इस समिति में जो भी लोग हैं ना, उनकी ये ड्यूटी है कि ग्रुप में जो कुछ भी तय हुआ है, जो भी उनको जिम्मेदारियां दी गई है, ग्रुप की जो पॉलिसीज है उनके अंतर्गत और ए के जो सिद्धांत है, उन सबको ध्यान में रख के ये अपना काम करें और वापस जो है वो अपने ग्रुप को या इंटर ग्रुप को, जो भी जिस भी वो बॉडी का हिस्सा उसको वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। एक बड़ी सिंपल सी बात है। तो मैं अगर जैसे नौवीं परंपरा है ना, उसको अगर मैं पार्ट पार्ट में तोड़ के अगर पढ़ता हूँ ना, तो भाई ए एज सच नेवर बी ऑर्गेनाइज। तो हम इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते कि कहीं हम हमारे उस आध्यात्मिक तत्व को ही खो दें। लेकिन हम सर्विस बोर्ड्स और कमिटीज बना सकते हैं, है ना। और फिर तीसरा हिस्सा, मैं इसको 3 हिस्सों के रूप में देखता हूँ। 2 हिस्से हो गए, ये इसको मैं तीसरे हिस्से के रूप में देखता हूँ कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दोज दे सर्व। तो ये जो सर्विस बोर्ड्स हैं और कमिटीज हैं, ये सीधे उनके प्रति उत्तरदायी हैं जिनको सर्व करना, जिनको अपनी रिपोर्ट देना, जिनको कोई जानकारी उपलब्ध करा के देना, ये उनका काम है। मतलब ये सीधी सीधी सी बात हो गई कि एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक ग्रुप या इंटर ग्रुप ये ऑटोनॉमस हो सकता है, लेकिन ये जो सर्विस बोर्ड्स और कमिटीज है ना, ये ऑटोनॉमस नहीं है। ये अपनी मर्जी से नहीं काम कर सकती। ग्रुप की या इंटर ग्रुप की जो पॉलिसीज हैं या फिर जो इनको जिम्मेदारी दी गई है, इनको उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा।
तो जिस ग्रुप ने, इंटर ग्रुप ने, एक मेंबर्स ने इनका गठन किया है, ये सीधे सीधे इनकी जवाबदेही उनके प्रति है ना। ये एक बड़ी, जैसे अगर 2 मिनट के लिए सर्विस बोर्ड या कमेटी की अगर हम बात ना करें, उसी की एक छोटी इकाई की बात करें, जैसे मैंने कहा किसी ग्रुप में एक बंदा जो है वो मीटिंग चेयरमैन बनाया गया उसको, तो अगर उसको मीटिंग चेयरमैन बनाया गया तो वो ग्रुप की मीटिंग सही तरीके से चले, वो इसके लिए उत्तरदायी है। वो पर्सन जो है वो इंटर ग्रुप के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि एक ये जो सिद्धांत हैं, एक ये जो परंपराएं हैं, उनके लिए भी वो आदमी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर सीधे सीधे डायरेक्ट शॉर्टकट में अगर बात करी जाए तो वो अपने ग्रुप की उस चलती हुई मीटिंग के प्रति वो जिम्मेदार है कि भाई सभी को, जो भी लोग शेयरिंग करने के इच्छुक है, उनको शेयरिंग करने का मौका मिल पा रहा है कि नहीं। अगर कोई मेंबर किसी के ऊपर क्रॉस शेयरिंग कर रहा है तो चेयरमैन बिना डरे उसकी सोब्राइटी की लंबाई चौड़ाई देखे बिना उसको रोक पा रहा है कि नहीं। कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि दो शेयरिंग के बीच में चेयरमैन अपनी कहानी इतनी लंबी लंबी सुनाने लग जाता है, भाव विभोर होके, कि बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता है। तो ये सब उसकी जिम्मेदारियां। तो ग्रुप की मीटिंग सुचारू रूप से चले और जितने लोग उस मीटिंग में बैठे हैं उनकी किसी की भावना आहत ना हो, सबको समान अधिकार मिले, ये उस आदमी की जिम्मेदारी है। तो मतलब यहाँ बात हो गई कि डायरेक्टली ये जो मीटिंग चेयर है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल उन लोगों के लिए है जिनको वो सर्व कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो पूरी एक फेलोशिप के लिए भी जिम्मेदार है। वो कहीं पर अपने मुंह से कोई भी ऐसी चीज उसके मुंह से नहीं निकलना चाहिए जो एक ही परंपराओं और सिद्धांतों के खिलाफ जा रही है, क्योंकि इसमें फिर वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक ही पूरी फेलोशिप को नुकसान पहुंचा रहा है। वो ए के बारे में मान लीजिए अगर कोई ऐसी बात कह दे जो किसी न्यू कमर को उससे कुछ गलत फहमी हो जाए, तो इसके चलते वो पूरी फेलोशिप को नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, तो ये जो है ना, ये वो 3 पार्ट्स हैं जिसमें मुझे ना बेसिकली ये समझ में आता है कि हाँ भाई ये ट्रेडिशन 9 क्यों है, किस तरह से है। तो आ, आगे जब मैं चलता हूँ इसमें, तो एक और चीज आती है कि आ, कई बारी ना इस चीज में मुझे भी पहले ये कंफ्यूजन होता था कि भाई एक तरफ आप ये कहते हो कि ए का जो स्पिरिचुअलिटी है वो बरकरार रहनी चाहिए, है ना। इसलिए हम पोस्ट वगैरह पे जो हम जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, संगठन के रूप में बड़ा पद, छोटा पद, निचला पद, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ तो आप ये कहते हो कि भाई वो स्पिरिचुअलिटी बरकरार होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ फिर आपने ये सिस्टम भी बना रखा है, ग्रुप है, फिर इंटर ग्रुप है, फिर एरिया कमेटी है, फिर उसके आगे जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस स्ट्रक्चर में जाते हैं डेलीगेट है, ट्रस्टी है, फिर उसके बाद में कॉन्फ्रेंस है। तो फिर ये क्या है ना। तो उसी के लिए मुझे एक चीज ये बड़े अच्छे से बताई गई कि भाई इस हर लेवल पर ना, जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए ट्रस्टी है, तो ट्रस्टी इज ऑल्सो ट्रस्टेड सर्वेंट। लेकिन क्या हो गया, मेरी मानसिकता ऐसी बन गई कि अरे ट्रस्टी मतलब वो जो ओल्ड टाइम, अरे वो तो बड़ा आदमी होता है, अरे वो तो वो जो मुंबई में वो जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है ना, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको, वो तो वहां जाके बैठता है। ऐसे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 27 होते हैं। अरे वो तो बड़ी मुश्किल से उनका चुनाव होता है, कि जो भी उसमें आए इसका मतलब वो तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत समझदार हैं। तो पॉइंट ये यहाँ पर ये है कि वो ए का जो स्पिरिचुअल तत्व है ना, उसको मेंटेन रखा जा रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कहीं वो ट्रस्टी को ये तो नहीं लग रहा है कि मैं सबसे खास हूँ। तो वो दो बातें हैं जो मुझे पहले भी लगती थी। मुझे अगर कोई उपलब्धि मिली तो मेरे अंदर से कभी उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं निकलता। मुझे लगता था मैं खास हूँ, हाँ मुझे ही तो चुना जाना था, तो अगर मैं चुना गया तो कोई बहुत ऐसी कोई अजीबोगरीब बात नहीं होगी, मैं हूँ इस लायक। लेकिन नहीं साहब, अब यहाँ पर ये नहीं। यहाँ पे जो ट्रस्टी चुना जाएगा या जो डेलीगेट चुना जाएगा या किसी भी तरह का कोई बोर्ड या कमेटी का गठन किया जाएगा, वो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेगा कि भाई हमको एक पर्टिकुलर जिम्मेदारी दी गई है। क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं वो उसको समझेगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं इन जिम्मेदारियों को निभाने लायक हूँ, तो वो किसी होने वाले इलेक्शन प्रोसेस के लिए अपना नाम देने की कोशिश करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। मतलब पावर और प्रेस्टीज, है ना, इससे बचना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसी में फंस के लड़के मर के ही मेरी ऐसी हालत हुई है कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो स्पिरिचुअल एसेंस को किस तरह से बचाया जाए, लेकिन उसको भी बचाया जाए, लेकिन साथ ही साथ में एक सिस्टम भी थोड़ा बहुत बनाना जरूरी है। तो यार उसके लिए फिर एक ही आया कि एक थंब रूल लाया जाए। तो वो थंब रूल ये हो गया कि एक पूरा का पूरा लिख के अगर हम पूरी नियमावली बनाए, ऐसा होगा तो ये होगा, अगर वो नहीं हुआ तो ये होगा, अगर इसने ये कर दिया तो फिर इसको इतनी सजा होगी। इसके बजाय क्यों ना ऐसा किया जाए कि ग्रुप कॉन्शियस वाला काम लाया जाए। तो भाई कोई भी मुद्दा होगा, उससे अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए अगर ग्रुप कॉन्शियस ले लिया जाएगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं हम जब ये बात करते हैं कि भाई जब हम ग्रुप कॉन्शियस लेते हैं, जैसे कि ट्रेडिशन 2 है ना, वो ट्रेडिशन 2 मुझे बताता है कि भाई हमारी जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो एक लविंग गॉड है, एज ही में एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन अ ग्रुप कॉन्शियस। तो भाई अगर मुझे वो स्पिरिचुअल टच को बचाना है, तो फिर सबसे बढ़िया तरीका है कि वो उच्च शक्ति की आवाज को मैं सुन लूं। तो उच्च शक्ति की आवाज को मैं कैसे सुन पाऊंगा? और अगर मुझे वो सुनाई दे रही है, तो आप मेरा विश्वास क्यों करेंगे कि जो विवेक ने कहा है वो उच्च शक्ति की आवाज है? तो भैया इसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि हमको ये समझ में आया कि हमारे ग्रुप कॉन्शियस में उच्च शक्ति की आवाज निकल कर आती है कहीं ना कहीं। अब वो मुझे अभी जमे नहीं जमे, ये मेरा प्रॉब्लम। वो मेरे कदमों पर मेरी प्रैक्टिस कैसी है, 12 कदमों पर मेरी प्रैक्टिस कैसी, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन ग्रुप कॉन्शियस अगर आ गया, तो उससे फिर ये पता चल जाता है कि यार ये सामूहिक बुद्धि हमको मिल गई है, तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल ही वाली चीज हो गई। तो इसके ऊपर अब हमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो दैट बेस ना, ये कभी कभी सोच के लगता है कि यार ये मतलब कितना सिस्टमेटिकली इस चीज को बताया गया होगा, कितना दिमाग इस चीज में लगा होगा कि यार हमको इसको सिस्टमेटिक बनाना भी है, लेकिन फिर भी ये सिस्टमेटिक होने के जो नुकसान है वो हम तक ना आए। देखिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है सिस्टमेटिक होना, फॉर्मली ऑर्गेनाइज होना, लेकिन ऑर्गेनाइज होने के नुकसानों से बच जाना। तो ये चीज जो है ना, ये एक तरह का बैलेंस था कि भाई जैसे ग्रुप्स हैं, मेंबर हैं, उनको इस चीज की स्वतंत्रता है कि भाई वो अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। ग्रुप इंटर ग्रुप ऑटोनोमस है, मेंबर्स भी ऑटोनोमस है, किसी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो उनको ये फ्रीडम है। लेकिन जब हम कोई सर्विस बोर्ड या कमेटी बना देते हैं ना, तब एक तरह का इसको कहें कि एक एक अदृश्य सी या फिर एक धुंधली सी एक कंडीशन उनके ऊपर थोप जाती है, थोप दी जाती है, या उन पर वो कंडीशन लागू हो जाती है कि भाई आपने स्वेच्छा से इस सर्विस बोर्ड या फिर इस कमेटी में अपना नाम दिया है, तो फिर ये काम के लिए ये जवाबदेही आपकी तय होगी, है ना? और अभी जैसे मैंने कहा, बहुत ही एकदम सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर किसी छोटे से ग्रुप में जहाँ पे 10 या 15 मेंबर है, अगर दरवाजा कौन खोलेगा, अगर इसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है, और अगर किसी दिन एक भी मेंबर ने दरवाजा नहीं खोला, दो न्यू कमर आए बेचारे बाहर खड़े रह गए, तो फिर आप कैसे किसी एक को इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे कि कल से ये काम करेगा? क्योंकि वो तो फिर अगले दिन भी यही होगा। मैं कहूंगा मुझे लग रहा था मिस्टर बी खोल देंगे, मिस्टर बी कहेंगे कि मुझे लगा था मिस्टर डी खोल देंगे। तो तब फिर ये जिम्मेदारी तय की जाएगी कि भाई प्लीज 4 या 5 नाम ऐसे लोग अपने नाम दीजिए जो ये तय करेंगे कि रोज दरवाजा मीटिंग रूम का ताला खुलेगा। अब जवाबदेही इन 5 लोगों की है, इन 5 में से भी किसी एक की नहीं है, इन 5 लोगों की है। तो इन 5 लोगों को आपस में ये तय करना है कि कोई ना कोई वहां पर पहुंच के ताला खोलने का काम कर दे। तो ये ना, ये एक तरह का ये बहुत अच्छा ये तरीका भी है सर्विस बोर्ड या कमेटी बनाना, कि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी जिम्मेदारी में मेंबर्स को बांधना। उनको ये भी नहीं लगना चाहिए कि भाई आपने तो कहा था फ्रीडम है। नहीं साहब, फ्रीडम दे के ही अल्कोहलिक से, मेरे जैसे अल्कोहलिक से कुछ कराया जा सकता है। हंटर मार के तो पहले भी आपने देख लिया था, मुझे रिहैब में भी डाला गया, लेकिन मैं तो उल्टा एक एक खिलाफ हो गया था। तो मुझ पर अगर कोई जिम्मेदारी डाली जाए ना, तब वो सही मायने में शायद मैं करने का इच्छुक हो जाता हूँ, क्योंकि ये मुझे ना कहीं एक उपयोगिता वाली भी भावना देती है ना। वो जैसे कई बारी मीटिंग्स में हम सबने सुना होगा कि भाई बचपन में हम स्कूल में देखते थे, क्लास क्लास के सबसे बदमाश बच्चे को टीचर उठा के मॉनिटर बना देता था।
तो वो था ही इसलिए कि एक तो वो खुद बदमाशी करना बंद कर देगा, दूसरा जो बदमाश बच्चा है ना, उसको सबसे ज्यादा बदमाशी का आइडिया मालूम होता है। तो इसलिए वो बाकी बच्चों की बदमाशी वो बाकी बच्चे करें उसके पहले ही वो भांप जाएगा कि कौन सा बदमाशी करने वाला है, बाकी बच्चे उससे डरेंगे। तो ये एक उपयोगिता वाली भी बात यहाँ पर आ जाती है ना। तो वो जब आ जाती है तो मेंबर्स को अपने आप, किसी मेंबर को ये लगता है कि यार अगर मेरे को मीटिंग रूम की चाबी दी गई है, मैं आज अगर वहां पे नहीं गया तो यार कई लोग बेचारे मीटिंग से महरूम हो जाएंगे। तो ये उसको अपने आप में एक उपयोगिता फील होती है कि वाह यार, मुझे भी कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिली जो कल तक मैं कहीं इधर उधर पड़ा होता था, है ना। तो नौवें परंपरा का जो एक सार, मतलब जो एक उसका जो तत्व जो मुझे समझ में आता है ना, कि भाई वो कहीं ना कहीं ये है कि हमको फॉर्मली ऑर्गेनाइज होना है, लेकिन उसमें हमारा आध्यात्मिकता वाला जो टच है ना, जो एसेंस है, वो कहीं खो ना जाए। ये तो उससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। और सेकंड पर्पस ये हो जाता है कि जितनी आजादी की बात हमने की है, ऑटोनॉमी की जो बात की है, तो ऑटोनॉमी में मेरे जैसा अल्कोहलिक कहीं बेलगाम ही ना हो जाए, उस पर भी एक तरह की एक हल्की फुल्की सी लगाम भी लग जाती है। तो ये एक नौवीं परंपरा के बारे में मुझे जो आता है समझ में। अब मैं इसके थोड़ा सा ये जो हमारा जीएसओ अप्रूव्ड एक लिटरेचर है ना, 12 परंपराओं का जो इलस्ट्रेटेड है, इलस्ट्रेटेड फॉर्म क्या बोलेंगे उसको, जो भी बोलेंगे हिंदी में, है ना, तो उसका जो इलस्ट्रेटेड फॉर्म है जिसमें इसी हर एक परंपरा को एक्सप्लेन किया गया है, कि मेरे ख्याल से 1970 या 1900, मेरे ख्याल से 1970 या 72 में ये जो 12 ट्रेडिशंस इलस्ट्रेटेड ये करके आया था। तो मैं इसमें से थोड़ा सा 9 ट्रेडिशन के बारे में बात करता हूँ। उसमें एक बड़ी अच्छी बात को लिखा गया है कि उसमें बिल डब्ल्यू साहब ये बोलते हैं कि डॉक्टर बॉब के जो आखिरी के शब्द थे 1950 में जब उनकी डेथ हुई थी, तो वो उनके जो आखिरी के शब्द थे वो थे कीप इट सिंपल, है ना। तो वो सिंपलिसिटी की जो बात थी ना, उसमें दो तरह की मेन बातें आती थी। भाई एक तो कोई चीज आध्यात्मिक रूप से सिंपल हो, और दूसरा फिर उसकी जो कार्य शैली हो, उसमें जो काम करने का तरीका है वो सिंपल। तो मतलब वो स्पिरिचुअल सिंप्लिसिटी और फंक्शनल सिंप्लिसिटी। तो जब ये इसकी बात आती थी ना, तो वहीं से ये एक बात समझ में आई कि यार ये जो स्पिरिचुअल टच है, अभी मैं जिसके बारे में बार बार बोल रहा था, कि वो जो स्पिरिचुअल टच है ना, कि मैंने कभी आज तक किसी का 1 रुपए का काम मुफ्त में नहीं किया, मुझे तो हमेशा पहला पैसे चाहिए, या फिर कम से कम आप 4 लोगों में मेरी तारीफ करो, ये मुझे मिले, ये चीज ए में आके मेरी बदलने लगी। मुझे ये समझ में आया कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मुझे प्रतिष्ठा भी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वो मिलेगा जिसके सामने पैसा और प्रतिष्ठा कमाना बहुत आसान है, लेकिन वो कमाना बहुत कठिन है। वो थी मेरी सोब्राइटी। तो ये था उसका स्पिरिचुअल सेंस, कि कोई शराबी जब मुझसे हेल्प मांगता है, या मुझे अगर वो खराब स्थिति में दिखता है, तो मैं उसको हेल्प ऑफर करता हूँ। मैं उसको ये बताता हूँ कि हाँ भाई, इस काम को इस तरह से किया जा सकता है, आओ भाई आओ। मैं भी पहले इसको मान नहीं पा रहा था, लेकिन जब इसको मैंने माना, तब फिर ये मुझे भी अब शराब पीने की इच्छा नहीं आती है ना। तो उस इलस्ट्रेटेड फॉर्म जो है ना, उसमें यही बताया गया कि भाई किस तरह से ग्रुप की जो, अभी जैसे मैंने कहा था कि भाई हर एक जिम्मेदारी को अलग अलग लोगों में बांटना बहुत जरूरी है। कि भाई ग्रुप में चाय कॉफी बना के कौन लेकर आएगा, पता चला कोई भी लेकर नहीं आया, और वहां बात हो रही थी यार मुझे लगा आप लाओगे, वो कह रहा है नहीं नहीं कल तो आप लाए थे, मुझे लगा आज भी आप ही लाओगे। या फिर मीटिंग के कमरे का ताला खोलने वाली बात है। या फिर मैं अभी ग्रुप का पीआई चेयरमैन बना हुआ हूँ, ग्रुप को तो ये लग गया कि चलो पीआई चेयरमैन बना दिया, हो गया काम, बाकी सब मेंबर सिंपली मीटिंग आ रहे हैं, एक अकेला आदमी ही पीआई का काम कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए ये किया गया कि भाई हम किसी तरह के फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे हैं, अपने मेंबर्स का पूरा डेटा वगैरह मेंटेन करना, ये इस तरह के काम में नहीं जा रहे हैं, लेकिन किस काम में कौन ज्यादा अच्छा हो सकता है उसके अनुसार हम जिम्मेदारियों को बांट रहे हैं। एक बार एक बड़ी अच्छी बात मुझे इसकी ध्यान आती है, 2019 की बात, 2020, है ना। मैं 2019 में फेलोशिप में आया था, और उसके एक साल, करीबन एक साल बाद में जब ऑनलाइन मीटिंग जूम प्लेटफॉर्म पर बहुत स्टार्ट हुई थी, तब एक बार एक शेयरिंग चल रही थी, तो एक ओल्ड टाइमर शेयर कर रहे थे।
उन्होंने 12वें कदम के कार्य के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, जो मुझे बड़ी एकदम टच कर गई और सुन के बड़ा मजा आया। उन्होंने बोला, यार एक बड़ी कंपनी में आप अक्सर देखते हो कि परचेज मैनेजर अलग होता है, सेल्स मैनेजर अलग होता है, स्टॉक का हिसाब किताब रखने वाला आदमी अलग होता है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाने वाला आदमी अलग होता है, सरकारी लोगों से डील करना, सरकारी टेंडर वगैरह के लिए जुगाड़ करना, इन सब में काम करने वाला अलग होता है, कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी इनके लिए काम करने वाला आदमी अलग होता है। मतलब कि कंपनी हमेशा ये देख के लोगों को काम पे रखती है कि यार कौन सा आदमी किस काम के लिए अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला यही काम ए में भी करना जरूरी है, कि आप 12वें कदम के काम के लिए, मतलब किसी पीड़ित शराबी को संदेश देने के लिए आप उस आदमी को भेजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी बात करने की शैली थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी है, थोड़ी लुभावनी है, मतलब थोड़ी सी उसमें वाक कटुता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आदमी संदेश देने जा रहा है उसके अंदर उसको मार्केटिंग करना है एक ही। नहीं यार, किसी एक ही बात को रखने का एक तरीका होता है। मैं किसी को कितने उत्साहजनक तरीके से बोल रहा हूँ कि यार आ जाओ यार ए में, और एक मैं एकदम बुझे हुए मरे हुए मन से बोल रहा हूँ, तो वो सामने वाले को ये लग रहा है यार ये विवेक ए में आने का बोल तो रहा है, लेकिन ये तो साला ऐसा लग रहा है कि खुद यहाँ मजबूरी में आया हुआ है, ये खुद भी यहाँ आके पछता रहा है, कहीं उसको ऐसा ना लग जाए। तो हर आदमी के व्यक्तित्व के हिसाब से, इसमें ये नहीं है कि हम सिद्धांतों को छोड़कर व्यक्तित्व पे जा रहे हैं, पर्सनालिटीज को छोड़ के, सॉरी प्रिंसिपल को छोड़ के पर्सनालिटीज पे जा रहे हैं, नहीं यार, ये वाली बात नहीं। कामों का बंटवारा उस तरह से क्यों ना हो जाए किसी एक ग्रुप के अंदर भी, कि जो आदमी जिस काम में ज्यादा अच्छा है, मान लीजिए अगर मैं एक इस तरह का व्यापारी, या फिर मैं एक इस तरह का इंसान रहा हूँ जिसकी सरकारी अधिकारियों में, नेताओं में बहुत ज्यादा जान पहचान है, तो यार फिर अगर ऐसे आदमी को हम अगर पीआई चेयरमैन बनाएं, या फिर उसको अगर पीआई कमेटी जो है उसमें अगर हम उसको डाल दें, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर उसकी स्वेच्छा होगी तो ही, क्योंकि ऐसा आदमी इन लोगों से मिलके वहां पर ए के लिए पीआई की जा सकती है, ऐसे मौके लाने में ये आदमी ज्यादा अच्छी हेल्प कर सकता है हमारी, है ना। तो द पॉइंट इज दैट कि किस तरह का कौन सा आदमी हो, यही इस इलस्ट्रेटेड उसमें बताया गया कि भाई कहीं से कहीं तक भी ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ पे कोई चेन ऑफ कमांड चलता है, कि जो पीआई चेयरमैन है वो कोई कमांड देता है, वो जो पीआई कमेटी बनी है वो उसको कोई कमांड देता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ऐसा है कि कुछ लोगों को लगा कि यार ये आदमी ट्रेजरार बनने के लिए अच्छा रहेगा, पैसे के हिसाब किताब के मामले में, पैसे को संभालने के मामले में, बैंकिंग वगैरह किस तरह से होती हैं, इसकी दौड़ धूप करने में ये आदमी सक्षम है, जिम्मेदार है, नियत से भरोसेमंद है। तो हाँ यार, इस आदमी को ट्रेजरार बनाया जा सकता है, कि उसके आधार पर बना दिया जाए, लेकिन फिर भी इसमें कोई सिस्टमेटाइज बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर है ही नहीं, है ना। तो जैसे अभी ट्रस्टी की भी बात मैं कर रहा था, तो जो लोग ना इस तरह की जिम्मेदारी के लिए आगे आते हैं, कि हमको ये लगता है कि भाई जो हमारी कॉन्फ्रेंस है वहां पर जो है इस पूरे रीजन की बात जाके कौन रख सकता है, बिना ये भावना के, बिना अपने अंदर ये भावना लाए कि भाई मैं तो बहुत बड़ा समझदार इंसान हो गया हूँ, ये मेरी रिकवरी बहुत अच्छी है, मेरी एएमए फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, मेरी शेयरिंग होती है, लोग बहुत ताली बजाते हैं, या मेरे कम से कम 100 स्पॉन्सीज हैं। नहीं यार, उसके लिए नहीं यार, जो अपनी इच्छा से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करने को तैयार हो रहा है, जैसे हमारे सर्विस मैनुअल में लिखा हुआ है हर पोस्ट के लिए, इंटर ग्रुप के सर्विस पदों के लिए, डेलीगेट के लिए, ट्रस्टी के लिए, अब कहीं पर कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। सोब्राइटी का तो दिया ही हुआ है कि जैसे ट्रस्टी के लिए 7 साल का है, लेकिन साथ में ये दिया है कि भाई प्रिफरेबली, ये नहीं दिया है कंपल्सरीली, प्रिफरेबली जो आदमी ट्रस्टी या डेलीगेट हो उसको 12 कदम, 12 परंपराएं और 12 धारणाएं, इनका उसको अच्छी तरह से नॉलेज हो। ज्यादा अच्छा ये होगा कि उसको अपनी माँ खुद की भाषा के अलावा कम से कम एक दो भाषाएं और आती। तो इसका मतलब जो अपने आप को इस तरह का लायक समझ रहा है ना, तो वो जो इंसान है उसके पास में किसी तरह की अथॉरिटी नहीं आ जाती। फिर से यहाँ पे एक बार ट्रेडिशन 2 भी आ जाता है कि भाई हमारे ग्रुप पर्पज के लिए बस एक ही अल्टीमेट अथॉरिटी है, एक उच्च शक्ति।
तो भैया कोई भी वो चाहे ग्रुप का सेक्रेटरी हो, चाहे वो इंटर ग्रुप का चेयरमैन हो, चाहे डेलीगेट हो, चाहे ट्रस्टी हो, या फिर कॉन्फ्रेंस की जो सर्विस बॉडी है उसका वो कोई पोस्ट होल्डर हो, तो कोई भी कहीं ये ना मान ले कि यार हमारे पास बहुत अथॉरिटी है और हम आप लोगों को चलाएंगे, जैसा कि बाहर की आम जिंदगी की पॉलिटिक्स में होता है। तो नहीं यार, ये में वो वाली बात नहीं है। ये जो ट्रस्टी है ये बेसिकली एक ट्रस्टेड सर्वेंट है। प्रॉपर अगर ट्रस्टी वर्ड का ही अगर थोड़ी सी उधेड़ बुन की जाए तो ट्रस्टी का मतलब ये होता है कि जिस पर हमको ट्रस्ट है, जिस जिस इंसान को लोगों का ट्रस्ट हासिल है। तो भैया वो मेरा माई बाप नहीं हो सकता, उसको मेरा ट्रस्ट हासिल है, इसलिए उसको कुछ उस पूरे रीजन के सारे ग्रुप, इंटर ग्रुप, एरिया कमेटी एंड एक्सेट्रा, उन सबके द्वारा उसको एक जिम्मेदारी दी गई है कि भाई हमको आप पर विश्वास है, हमारी तरफ से बात आप रखेंगे और वहां पर जो भी बात होती है वो तुरंत आप हमको एक सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे। तो ये एक तरह की बात है। इन द सेम वे अगर हम अपने कंसेप्ट पे जाते हैं तो ये ही ट्रस्टी डेलीगेट मतलब जो कॉन्फ्रेंस मेंबर हैं, इन्हीं को हमने ये भी अधिकार दिया है कि भाई पूरी फेलोशिप के वेलफेयर के लिए अगर कुछ पॉलिसीज बन रही हैं, फर्दर कोई बोर्ड या कमिटीज बन रही हैं, तो उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है कि ट्रस्टी वहां से फिर वापस आएगा मीटिंग को छोड़ के कि अरे वहाँ कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी बात हो रही है, मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। नहीं साहब, ये अथॉरिटी हमने उस ट्रस्टी को ऑलरेडी दी है कि भाई साहब हमने आपको इतना समझदार और ईमानदार माना है कि अगर आप जाएंगे, आप ये करेंगे तो हमको आपके ऊपर विश्वास है। ओके। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो जाती है हमारे इसकी अ, नौवीं परंपरा को जिस तरह से मैं समझता हूँ, तो मैंने उस पर अपनी बात रखी खास तौर से। और सॉरी, उसके साथ में जो वो पैम्फलेट है हमारा, द 12th एडिशन इलस्ट्रेटेड, उसमें जो 9th स्टेप है, 9th ट्रेडिशन है, उसके बारे में उसमें क्या कहा गया है वो मैंने बात रखी। तो अब हम आते हैं इसकी चेकलिस्ट पर। ओके। तो ये जो चेकलिस्ट है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बोलूं कि ओरिजिनली ना ये चेकलिस्ट एक चेकलिस्ट के रूप में नहीं आई थी, ये एक इंडिविजुअल के तौर पर आई थी। तो ये ऐसे कोई फॉर्मल चेकलिस्ट नहीं थी कि जिसको जीएसओ ने अप्रूव किया था या कॉन्फ्रेंस अप्रूव लिटरेचर के रूप में ओरिजिनली ये नहीं आई थी। ये तो इस तरह से आई थी जो हमारे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है ना, तो उनमें ये एक इस तरह से आई थी कि भाई एक इंडिविजुअल मेंबर जो है वो अपने आप को जांचने परखने के लिए इन क्वेश्चंस को रिफर कर सकता है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे ये हुआ कि इसको ग्रुप ने भी काफी अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। जब अपनी ग्रुप इन्वेंट्री लेते हैं, खासतौर से जो सर्विस पोस्ट होल्डर्स हैं, वो जब अपनी इन्वेंट्री लें, या फिर कोई बंदा जो किसी जिम्मेदारी वाले पद पर है, या उसके पास कोई जिम्मेदारी है, तो उसको अपनी इन्वेंट्री लेने के लिए, अपने आप से कुछ सवाल पूछने के लिए, वो सही कर रहा है गलत कर रहा है ना। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ही ये है ना, स्टेप वर्क में भी तो यही है, चौथे कदम की इन्वेंट्री मुझे क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि अपने आप से सवाल पूछे बिना मेरे को अचानक कहीं से जवाब प्रकट नहीं हो जाते, और फिर उसके बाद में भी रोज भी मुझे 10वें और 11वें कदम में अपनी इन्वेंट्री लेते रहना पड़ती है, तभी मुझे ये समझ में आता है। तो ये चेकलिस्ट है, उसी तरह का कुछ हिस्सा है। तो मैं अभी ये चेकलिस्ट पर आता हूँ। तो जो चेकलिस्ट है हमारी, उसका पहला सवाल है, डू आई ट्राई टू बॉस थिंग्स इन ए, है ना। तो भाई मैं क्या मेरे साथ में ऐसा है क्या कि मैं ए में जो है कहीं ना कहीं चीजों पर मैं हावी होने की कोशिश करता हूँ, या फिर ज्यादा ही अपनी अकल चलाने की कोशिश करता हूँ, या फिर अपनी बात को मैं मनवाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ना मेरे साथ में कई कई बार ऐसा हो जाता है कि जब मान लीजिए मेरे ग्रुप की बिजनेस मीटिंग हुई या इंटर ग्रुप की बिजनेस मीटिंग हुई, उसमें मैंने अपनी तरफ से कोई प्रपोजल रखा। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं पीआई चेयरमैन हूँ, मैंने उसमें कोई प्रपोजल रखा कि भाई साहब एक पीआई कमेटी बना दी जाए और उस कमेटी में 5 लोग हों। मैंने ये प्रपोजल रखा, सेक्रेटरी ने जो है वो मेरा प्रपोजल बिजनेस कमेटी में पुटअप किया। अब जब पुटअप किया तो कई लोगों ने कहा कि नहीं नहीं यार ऐसा करो, 5 मेंबर नहीं होना चाहिए, 7 होने चाहिए। किसी ने कहा नहीं यार 7 नहीं 9 होना चाहिए। किसी ने कहा नहीं 5 नहीं 3 ही होना चाहिए। अब मैं वहां पर इस बात के लिए अड़ गया कि नहीं, ये तो मेरी ही बात मानी जाए, क्योंकि पीआई चेयरमैन तो मैं हूँ। भाई आप लोगों ने मेरी कुछ काबिलियत देख के ही मुझे पीआई चेयरमैन चुना है कि मैं उस पद के लिए काबिल हूँ, तभी तो आपने चुना है। तो फिर वो कमेटी में कितने मेंबर होंगे ये भी मैं ही तय करूंगा। अब वहाँ पे कई अनुभवी लोग भी बैठे हैं
जो मुझसे पहले पीआई चेयरमैन रहे हैं, जो पीआई कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बिना किसी पद पे रहे हुए भी बहुत अच्छा काम किया है। वो लोग अपने अनुभव से, अपनी ईमानदारी से कोई सजेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं मानने को नहीं तैयार हूं। आखिर में ग्रुप जो है वो उसने सोचा कि यार ज्यादा बहस में कहाँ पड़ा जाए। अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आवाज इतनी ऊंची होती है कि उनकी आवाज से लोग परेशान होके अक्सर उनका विरोध कम करते हैं या फिर चुप हो जाते हैं। उस आदमी को ये लगने लग जाता है सबने मेरी बात मान ली, सब लोग मुझसे दब गए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो क्या मैं इस तरह से चीजों पर हावी होने की कोशिश करता हूँ, या फिर मुझ में बोलने का टैक्ट ज्यादा है, बल बल ब्ला ब्ला इतनी तेजी से बोलता हूँ, इतने सारे रेफरेंसेस और एग्जांपल दे देता हूँ कि लोग बेचारे मेरे सामने चुप हो जाते हैं, और बस इस तरह से हमेशा मुझे अपनी बात मनवाने की आदत है। ठीक है, मेरे अंदर काम, नियत मेरी पूरी एक ही काम करने की है, और मुझे प्रतिष्ठा की भी कोई आकांक्षा नहीं है। पैसा तो बहुत दूर की बात है, मुझे प्रतिष्ठा की भी आकांक्षा नहीं। लेकिन फिर भी मैं सही कर रहा हूँ और मैं ग्रुप के बहुत काम आ रहा हूँ। इस भावना में मैं इतना डूब जाता हूँ कि मैं भूल ही जाता हूँ कि यार आजकल मैं सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डू आई एवर रेजिस्ट फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ ए बिकॉज आई सी देम एज अथॉरिटेटिव? ओके, तो अभी जैसे हमने नोवे ट्रेडिशन में बात की ना कि हमको किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर में, सॉरी मैं इसको पहले हिंदी में वो कर देता हूँ कि क्या भाई एक ये जो औपचारिक पहलू हैं, क्या मैं इनका विरोध करता हूँ क्या, या मैंने कभी किया क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थोड़ी सी भी औपचारिकता है, या ये सर्विस बोर्ड बनाना, कमेटी बनाना, या पदों को बनाना, इनसे है ना किसी न किसी के हाथ में कंट्रोल आ जाता है, कुछ लोगों के हाथ में लगाम आ जाती है। क्या ऐसा मेरे को लगता है क्या? तो बात वहां पे सबसे पहले आ जाती है कि भाई ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द दी होल्डर। मैं खुद जैसा हूँ, अक्सर ऐसा हो जाता है कि मुझे बाकी दुनिया उस तरह की नजर आती है ना। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक बात बड़ी अच्छी बताई थी, जो ए का एक अच्छा कोटेशन भी है, कि भाई अग्री टू डिसअग्री। आप जब बिजनेस मीटिंग में जाएं, आप जब कोई प्रपोजल रखें, तो पहले से ही इस बात के लिए अपना मन बना के जाइए कि लोग आपकी बात का विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी समझदार हैं, सभी ज्ञानी हैं, और सभी के दिमाग में भावना है कि हमको ए का कल्याण करना है, और सभी को ये लग रहा है कि हमसे ज्यादा अच्छा कल्याण कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये मेरे जैसे शराबी की समस्या है। या तो वो काम करेगा नहीं, और अगर करने जाएगा तो उसको लगेगा मुझसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। तो अगर किसी के पास में कोई अथॉरिटी है कि भाई मैं अगर 2 मिनट के लिए, मैं एक मेंबर हूँ जिसके पास में कोई सर्विस फोर्स नहीं है, उसने पीआई चेयरमैन को जाके ये बताया कि साहब वो फलाने फलाने सरकारी विभाग में पीआई की जा सकती है, वहां का एक अधिकारी मेरे पहचान का है। पीआई चेयरमैन ने बोला यार अभी इस महीने हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 पीआई पहले से ही हमारी पेंडिंग है, हमारी बात हो चुकी है। इस मेंबर को लग गया बुरा, कहता है देखो मैंने कहा था, इसीलिए कोई पीआई चेयरमैन बंद बनाओ, इसको आपने पीआई चेयरमैन बना के बिठाया, ये तो अब साला सिर्फ अपने हिसाब से पीआई प्लान करता है। तो यहाँ पर मुझे ये समझना पड़ेगा कि दरअसल मैं अपनी वाली चलाना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, कि जो मेरी व्यवस्था है, जो मेरे आइडियाज, उनको आप पहले आगे बढ़ाइए, खुद के नहीं। जो पहले पूरे ग्रुप की सहमति से जो आइडियाज बन चुके हैं, जो प्लानिंग चल रही है, उसको छोड़ के पहले मेरे आइडिया पे काम करिए। इसीलिए ना मुझे ये भ्रम होने लग गया है कि वो जो इंसान वहां पर बैठा है वो अपनी अथॉरिटी चला रहा है। तो इस चीज पे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेरे दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है ना। तो इसके लिए मुझे ये समझना पड़ेगा, और मैं फिर अपने ग्रुप को सजेशन भी दे सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस वाली बात है ना, वो है कि नहीं। अब जैसे मीटिंग रूम का ताला खोलने की जिम्मेदारी किसी एक जने को दी है, किसी एक दिन वो लेट हो गया, मुझे वो जिम्मेदारी चाहिए थी, लेकिन अभी मैं नया मेंबर हूँ, तो इसलिए ग्रुप ने अभी मुझे वो जिम्मेदारी नहीं दी, उस आदमी को दी। जैसे ही वो आदमी 1 या 2 दिन, महीने में सिर्फ 1 या 2 दिन ही वो आदमी लेट हुआ, मुझे ऐसा लगने लग गया कि वो आदमी अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ऐसा वास्तव में था ही नहीं, है ही नहीं। इसीलिए मुझे बैलेंस को स्ट्राइक करना बहुत जरूरी होगा कि हाँ भाई, क्या मैं ये इंश्योर कर पा रहा हूँ क्या कि जो मेरे ग्रुप में निर्णय लिए जा रहे हैं किसी को अथॉरिटी देने के पीछे, उसमें स्पिरिचुअलिटी और फंक्शनैलिटी है ना, तो आध्यात्मिकता और कार्य कामकाज ठीक से हो पाए, इसके बीच में एक बैलेंस को स्ट्राइक करने की कोशिश करी गई है कि नहीं करी गई।
ना, ये वाली बात। नेक्स्ट वाले उस पर मैं आता हूँ. डू आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यूज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम इवन इफ नो वन मेक्स मी टू डू सो विद अ सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. तो क्या मैं उतना परिपक्व हूँ क्या कि मैं ए के कार्यक्रम के सभी तत्वों को समझता हूँ, और मैं अपनी जिम्मेदारी को इतनी अच्छे से अब समझने लगा हूँ कि मुझे यह आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई आके मुझे याद दिलाए कि भैया विवेक देख तेरी ये जिम्मेदारी है ना. तो इसके लिए तो यार मुझे अपनी एक अपने अंदर ही अंदर मुझे एक अपनी इन्वेंट्री लेना पड़ेगी, किसी बाहरी दबाव के बिना, है ना. मुझे अपने आप में ये समझना पड़ेगा कि यार सबसे पहले तो मेरी जिम्मेदारी वहां से हो जाती है कि मैं मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा. अब मुझे ये लगने लगा है कि नहीं यार, शराब का तो ख्याल नहीं आता, सालों हो गए. तो भैया अगर तुमने 12 कदम भी कर लिए, तुम्हारे भी कुछ स्पॉन्सेस बन गए, तुम पीआई का भी काम कर रहे हो, शराब का ख्याल आना तो दूर की बात है, तुम तो प्रकांड आध्यात्मिक हो चुके हो, ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हो चुके हो. लेकिन भाई साहब फिर भी मेरी ये जिम्मेदारी है कि क्या मैं ए की मीटिंग पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ लोग मीटिंग में आ रहे थे तभी मैं भी रिकवरी में आ पाया हूँ, मुझसे पहले आए हुए लोग. तो ये एक मेरी जिम्मेदारी है अपने आप में. मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो ऑटोनॉमस हूँ, मैं तो अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ. नहीं यार, कुछ जिम्मेदारी मेरी बनती है. ये आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि मैं मीटिंग में कभी जाऊं, हफ्ते 15 दिन में एक बार जाऊं, और फिर मीटिंग के बाद में पार्किंग लॉट में कोई ओल्ड टाइमर मुझे इनडायरेक्टली बोले कि यार आया करो यार, आपकी बड़ी आवश्यकता है, आप आते हो तो अच्छा लगता है. ये तो फिर वही हो गया ना कि मुझे अपनी जिम्मेदारी अपने आप में समझ में नहीं आती. अभी कहीं पर कोई पीआई एक्टिविटी होने वाली है, सड़क पे खड़े होकर हम पर्चे बांट रहे हैं, तो प्राथमिक रूप से तो जो पीआई चेयरमैन है और जो पीआई कमेटी के लोग हैं 5, उनकी तो जिम्मेदारी तय है ही, उनकी तो जिम्मेदारी ग्रुप ने तय कर दी. लेकिन अगर मैं किसी पद पर नहीं हूँ, किसी कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, तो भी क्या मुझे ये समझ में आता है क्या कि यार वो पर्चे बांटने के काम में जितने ज्यादा लोग होंगे यार उतना अच्छा होगा यार. धूप में खड़े होके इतने शोर शराबे वाले प्रदूषण वाली जगहों पर पर्चे बांटने हैं, तो यार अगर सब लोग आधा आधा एक एक घंटा काम करेंगे तो हेल्प हो जाएगी यार. और पर्चे बांटने में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना काम स्पीडली हो जाएगा. तो क्यों ना मैं भी चला जाऊं. तो वहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, मेरे को तो पीआई चेयरमैन ने अलग से फोन ही नहीं किया, वो जो फलाने चिंटू पप्पू मुन्ना उन सबको तो फोन करता है, वो मुझे फोन नहीं करता है. तो नहीं यार, मेरे को यहाँ समझना पड़ेगा ये मेरी जिम्मेदारी किसी संभावित शराबी के प्रति है यार. ये मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस फेलोशिप के प्रति भी है मेरी ये जिम्मेदारी ना. तो ये अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपनी ही रिकवरी को हेल्प कर रहा हूँ ना, इनडायरेक्टली. ओके. नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ. डू आई एक्सरसाइज पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी इन एनी ए जॉब आई टेक. मतलब मैं ए का कोई सा भी काम जो मैं स्वेच्छा से लेता हूँ, उसमें क्या मैं धैर्य और विनम्रता रख पाता हूँ क्या, है ना. तो मैं अगेन फिर वही बात आती है कि ना मुझे कई बार ये बोलने का हक मिल जाता है, मैं अकेला क्या क्या करूं. ग्रुप ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि भैया तुम रोज कॉफी ले आओगे क्या. मेरे को जमा तो ही मैंने हाँ किया था, जबरदस्ती तो नहीं करा. ग्रुप ने कोई मेरे कनपटी पे बंदूक तो रखी नहीं, जिम्मेदारी थी मेरी, मतलब सॉरी, स्वेच्छा से मैंने वो जिम्मेदारी ली. अभी वो जिम्मेदारी के बाद में कल को ऐसा हुआ कि किसी मेंबर ने बोले यार विवेक भाई चाय में मजा, कॉफी में मजा नहीं आया यार, थोड़ा है ना दूध में जरा पानी ज्यादा है यार, विवेक भाई थोड़ी शक्कर कम डाला करो यार. फिर कोई मेंबर बोल रहा है अरे विवेक भाई कॉफी बहुत ही अच्छी बनी लेकिन थोड़ी सी कम पड़ गई यार. मैं भाई साहब अपनी पुरानी स्टाइल में अंदर से आग बबूला हो रहा हूँ. साला करता धरता कोई कुछ है नहीं, और 50 तरह के नुक्स निकाल रहे हैं. सालों को समझ में आएगा एक दिन अगर कॉफी लेके आ रहे हैं. मैं कॉफी नहीं लाऊंगा ना तो यहाँ की अटेंडेंस कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पीने के लिए आते हैं. तो ये चीज को मुझे ही अपने अंदर से समझना पड़ेगा कि क्या मेरे द्वारा निभाई गई या जो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, इसमें अगर किसी तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है ना. क्रिटिसिज्म भी दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, रचनात्मक और विध्वंसात्मक. तो चलिए अगर मैं रचनात्मक को छोड़ दूं, अगर वो विध्वंसात्मक क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, आलोचना भी मेरी हो रही है, तो मेरे अंदर क्या इतना पेशेंस है क्या कि मैं ये समझ पाऊं कि यार ये शराबी है, मेरे जैसे ही शराबी है, मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसा ही था, और पूरी तरह मैं भी अभी ठीक नहीं हुआ हूं. तो वो पेशेंस मेरे अंदर है क्या, फ्रस्ट्रेशन वगैरह गुस्सा वगैरह तो नहीं आ रहा है मेरे अंदर. एट द सेम टाइम
4 लोग अगर पार्किंग लॉट में मेरे को बोल रहे हैं, अरे यार भैया तुम कॉफी लेके आते हो ना तो मजा आ जाता है यार, वो जो फलाना है ना मिस्टर ABC, पिछले 1 महीने वो कॉफी लाया, अरे सड़ गया यार, मेरा तो पेट खराब हो गया। अरे भैया हमारे तो, हम तो ऐसे ऊपर हो गए एकदम, मूछों पे ताव देते हो, बोल रहे हैं देखा पूरे ग्रुप को अच्छी कॉफी मैं ही पिला सकता हूँ। तो मेरे अंदर वो विनम्रता भी है क्या, कि मेरे हिसाब से अगर मुझे लग रहा है यार मैं तो बहुत बड़े काम के लिए बना, ये कॉफी का और कुर्सी का काम मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो काम करते हुए क्या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज आ रही है क्या, यार मैं ही ये काम तो सबसे अच्छी तरह से कर सकता हूँ और कोई नहीं। तो ये एक इस तरह की बात है कि मुझे अपने आप के अंदर 2 मिनट रुक के ये इन्वेंट्री लेने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। एम आई अवेयर ऑफ ऑल दोस्त टू हुम आई एम रिस्पॉन्सिबल इन एनी ए जॉब, कि मेरे को जो भी जिम्मेदारी दी गई है ना उसके लिए क्या मेरे को ये समझ में आता है क्या कि यार ये जो जिम्मेदारी दी गई है इसके लिए मैं किस किस को मैं आंसरेबल हूँ, है ना, मतलब किस किस के प्रति मेरी जवाबदेही बनती है। तो अभी हम जैसे ऊपर बात कर रहे थे कि यार मैं अगर किसी एक ग्रुप का हिस्सा हूँ तो बेसिकली मैं कॉफी लेकर आ रहा हूँ, कुर्सियां जमा रहा हूँ, या फिर मैं ग्रुप का सेक्रेटरी हूँ, या फिर मैं ग्रुप की तरफ से इंटर ग्रुप में प्रतिनिधि हूँ, ग्रुप का कोई सा भी काम है। सबसे पहली बात तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा, वो जो भी काम है उसके लिए मैं कहीं ना कहीं ग्रुप के लिए उत्तरदायी हूँ, न्यू कॉमर्स के लिए उत्तरदायी हूँ, और आखिर में जैसा मैंने कहा था कि इनडायरेक्टली मैं पूरी ए फेलोशिप के लिए उत्तरदायी। तो यहाँ पर मुझे ये समझना पड़ेगा कि किस तरह का रोल मेरे को दिया गया है। तो अभी जैसे मैंने बार बार एग्जांपल दिया है PI चेयर का ना, तो उसके लिए अभी जैसे मुझे PI चेयरमैन बनाया गया, अगले महीने फिर से बिजनेस मीटिंग होगी हमारी, तो उसमें अपने काम का पूरा ब्यौरा देने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। किसके प्रति? वो जो बिजनेस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके प्रति। वहां पर मैं अपने इंटर ग्रुप के प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे होम ग्रुप की मीटिंग है, मेरे होम ग्रुप की बिजनेस मीटिंग है, मुझे वहां इंटर ग्रुप को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली मैं इंटर ग्रुप के प्रति भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि भाई अप्रत्यक्ष रूप से तो मैं पूरी ए फेलोशिप के लिए जिम्मेदार हूँ। भाई अगर मेरी सोब्राइटी थोड़ी ठीक ठाक है, अगर मैं PI करने के लायक हूँ तो मेरे को काम तो करना ही चाहिए। अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं पूरी फेलोशिप का नुकसान कर रहा हूँ। लेकिन मैं इमीडिएटली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? तो वो हो जाएगा मेरे ग्रुप की, वो जो बिजनेस मीटिंग में जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो क्या मैं इस चीज को मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे जो जॉब दिया जा रहा है उसमें मैं किस किस के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये चीज जॉब उस काम को लेने के पहले भी अगर मुझे ये समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट वाला जो है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई डजंट एवरी ए ग्रुप नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉज, कि भाई हर एक ग्रुप को एक उसका कोई अपना एक संविधान हो, चार्टर हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जैसे किसी कंपनी का होता है, ऐसी कोई नियमावली हो, एक प्राधिकरण हो, ऐसा किसी ग्रुप को कोई आवश्यकता क्यों नहीं होती, है ना। तो अगेन फिर वही बात आ जाती है कि भाई हम बात की ट्रेडिशन नंबर 9 की कर रहे हैं, है ना। तो भाई हम कोई नियम कानून संगठन के रूप में इसलिए नहीं काम करना चाहते कि भाई हम सिंपल रहना चाहते हैं, साथ ही साथ में हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी भी हो कि समय के हिसाब से हम अपने आप को बदल पाए। क्योंकि जैसे ही हम कुछ नियम कानून में अपने आप को बदलते हैं तो फिर तुरंत वो बात आए बगैर रह ही नहीं सकती कि कौन ऊंचे पद पर है, कौन नीचे पद पर है, किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कौन इस बार अंडर परफॉर्मर था, किसको बोनस मिलना चाहिए, किसकी सैलरी उल्टे कट हो जानी चाहिए, किसको प्रमोशन मिलना चाहिए, किसको अभी टेम्पररीली सस्पेंड कर देना चाहिए। ये चीज कहीं ना कहीं आ ही जाएगी कंपनीज में, फर्म्स में। होता है ना कि जैसे इस महीने इस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, तो वो कंपनी में एक छोटा मोटा सा कंपनी के ऑफिस में उन्होंने गेट टुगेदर किया, उसको खड़ा कर दिया, केक काट दिया, लोगों ने थाली बजा दी। नहीं यार, ये इस तरह का जो सिस्टम है ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कर कर के ही वो विकृत आनंद लेकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इसके लिए ना हमको एम ये नहीं चाहिए कि किसी तरह के औपचारिक नियम हो, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज हो, है ना, या फिर सत्ता का संघर्ष हो आपस में कि अरे यार वो पिछली बार वो ट्रेजरर बना था, साला इस बार मैं बनूंगा यार, पूरे पैसे का कंट्रोल मेरे पास में रहेगा,
वो पीआई चेयरमैन जो है, लिटरेचर सेक्रेटरी जो है, मेरे आगे पीछे धूम हिलाता फिरेगा। ये कहीं से भी इस तरह का कोई गंदगी भरा माहौल हमको नहीं चाहिए। भाई हम तो बड़ी सीधी सी बात है, हम कुछ लोगों को जिम्मेदारियां जरूर देते हैं, लेकिन हम उसमें भी आध्यात्मिक तत्व को बराबर बरकरार रखते हैं, क्योंकि हम हर चीज में ग्रुप कॉन्शियस को डाल देते हैं और साथ में हमारे ट्रेडिशन। तो इसीलिए हमको किसी इस तरह के संगठन की या बायलॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट चेकलिस्ट के क्वेश्चन पे आता हूं मैं। हैव आई लर्न टू स्टेप आउट ऑफ एन ए जॉब ग्रेसफुली एंड प्रॉफिट देयर बाय व्हेन द टाइम कम। तो क्या मैं कोई ए का काम जो अभी मेरे पास में है, मान लीजिए कोई जिम्मेदारी है मेरे पास में, या फिर कोई मेरे पास में कोई पद है, वो जब पद को छोड़ने की बारी आ रही है, या फिर मेरा टर्म, मेरी जो मियाद है वो पूरी हो रही है, तो मैं शांति से, शराफत से, सम्मानजनक तरीके से उससे हट जाता हूँ, ताकि आ, आ, ये हटना जो है कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के तौर पे देखा जाए तो ये शांति से हटना मेरे लिए लाभकारी होता है। तो इस तरह से मैं वो शांति से हट के आभारी रहकर, हट के उसका फायदा उठाकर मैं शांति से हटता हूँ कि नहीं उठता हूँ, है ना। तो अगेन वहां पर फिर एक ये सेल्फ इंटरेस्ट, अभी जैसे मैंने कहा ना कि ये जो चेकलिस्ट के क्वेश्चन हैं, इनका जन्म ही कहीं ना कहीं इस तरह से हुआ था, इसी तरह से प्रकाशित हुए थे कि भाई एक इंसान जो है वो पर्सनल इन्वेंट्री टेस्ट, है ना। तो ये उस तरह की बात थी। तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि मैं अगर किसी सर्विस पोस्ट पर था, तो उसको अब जब छोड़ने की बारी आती है, मान लीजिए 3 महीने का मेरा टर्म था, वो छोड़ते समय क्या मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि यार अब तो साला मेरे बाद में पता नहीं कौन आएगा, वो मेरे तरफ से उसकी अच्छी जिम्मेदारी निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। अरे यार 3 महीने का, 6 महीने का तो कार्यकाल मेरा बहुत ही कम था, अभी कितने सारे काम तो मेरे को करना बाकी थे। अरे ये लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोबारा मेरे को इस पद के लिए ये लोग चुनने नहीं देंगे, क्योंकि इन सालों को मेरे से खुन्नस है। ग्रुप में कोई 4 ओल्ड टाइमर हैं, वो उस फलाने मिस्टर ए को, मिस्टर बी को ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे हटाने की बात की है। तो द पॉइंट इज कि अगर मैं ये सब करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो यहाँ पे ऊपर लिखा ना कि हैव आई लर्न टू स्टेप आउट ऑफ एन एज ऑफ ग्रेसफुली एंड प्रॉफिट देयर बाय, कि मैं अपने पद से बड़े आभारी रूप से शांति से, शराफत से हटता हूँ, और फिर ऐसे करने का फायदा उठा लेता हूँ, क्योंकि इससे मेरी रिकवरी में लाभ होता है। तो अगर मैं इस तरह की भावना रखता हूँ कि मुझे जबरन हटाया जा रहा है, मैं ही इससे अच्छा काम करता, तो उस सेवा करने से जो मुझे जो रिकवरी मिलती है ना, वो मैं अपने आप ही में उसका नुकसान कर दूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर कोई रोल दिया गया था, जब उस रोल से मुझे हटने के लिए कहा जाता है, और अगर मैं नहीं हटने की इच्छा है मेरे अंदर, तो अल्टीमेटली हटना तो पड़ेगा ही मुझे, क्योंकि ग्रुप कॉन्शियस होगा। तो अगर मैं हटने की इच्छा अंदर से नहीं रखता हूँ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फोकस मेरी रिकवरी के बजाय मेरे ईगो पर है। उस ईगो को, वो ईगो अंदर से छुपा हुआ है ना। बड़ा अच्छा वो 12 में एक बात आती है कि कई बार हमारे छुपे हुए इंटेंशन काम करते हैं और ऊपर से कुछ और बताते हैं। तो अंदर ही अंदर मेरा वो ईगो है कि ये काम तो मैं ही करूंगा, लेकिन ऊपर से मैं ये दिखा रहा हूँ कि अरे मेरी कई लोगों से बात हो चुकी है, मुझे अभी काम करने दिया जाए, मैं ही अच्छे से काम करता हूँ, ग्रुप का जो पैसा है, मेंबर्स की जो किटी कॉन्ट्रीब्यूट होती है, उसको सबसे अच्छे तरीके से मैं ही इस्तेमाल करता हूँ। अरे मेरे को तो पैसों की दिक्कत भी नहीं है, मेरी नौकरी धंधा सब मस्त चालू है, इसलिए कई जगह पेट्रोल खर्चा, ये वो, आने जाने का भाड़ा, ये मैं ग्रुप से कभी मांगता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर पैसे के मामले में बड़ी कृपा है ईश्वर की। तो ये अगर मेरे अंदर आता ना, मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने छुपे हुए ईगो को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, तो ये चेकलिस्ट के आखिरी क्वेश्चन पर आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट हैज रोटेशन टू डू विथ एनोनिमिटी विथ ह्यूमिलिटी, है ना। तो यही बात जो हम ऊपर ये कर रहे थे कि भाई सर्विस रोटेशन, है ना। कोई भी किसी एक आदमी का ठेका नहीं है, चाहे वो आदमी ने उस ग्रुप के लिए, इंटर ग्रुप के लिए एरिया कमेटी है या फिर कॉन्फ्रेंस है हमारी, उसने वहाँ कितना भी अच्छा काम किया हो, चाहे उसने ऐसा काम कर दिया हो भाई साहब कि ए में आज तक इंडिया में इतने सालों में इतना अच्छा काम कि कोई भी नहीं कर पाया हो, इतनी लगन से कोई नहीं कर पाया, फिर भी द पॉलिसी ऑफ रोटेशन इज देयर एंड इट विल बी देयर। तो
अब जैसे उसमें यहाँ पे जो एनोनिमिटी की बात आती है ना, तो मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि जैसे मैं मेरी पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ कि शुरू में मुझे एनोनिमिटी बस एक ही तरह से समझ में आती थी। मैं खासतौर से जब नया नया था तो मैं बहुत जल्दी मेरे ग्रुप में मैं पीआई चेयरमैन बन गया। और फिर ऐसा हुआ कि वो हमारे ग्रुप में ये सिस्टम था कि भाई एक पोस्ट जो बनेगी वो 6 महीने तक उस पद पे रहेगा। तो लगातार 3 बार तक मैं ही पीआई चेयरमैन रहा। तो तब मुझे समझ में आता था कि भाई एनोनिमिटी का मतलब ये है कि किसी ए मेंबर से मिलो, किसी ए मीटिंग में जाओ तो अपना सरनेम पूरा नहीं बोलना, विवेक ए बोलना, ए का क्या फुल फॉर्म है ये नहीं बोलना, या फिर आम लोगों में जा जाके चिल्ला के नहीं बोलना कि मैं ए मेंबर हूँ, मैंने ऐसे रिकवरी की, ये हुआ वो हुआ, ये इस तरह से नहीं बताना। प्रेस मीडिया इनके सामने ऐसे जाके नहीं बोलना। ये है एनोनिमिटी का मतलब, किसी दूसरे मेंबर का नाम लेके बात नहीं करना। फिर अभी नाइन्थ ट्रेडिशन पे आते हैं, कपल्ड विद ट्रेडिशन 12, 12वें कदम की बात आती है कि एनोनिमिटी इज द स्पिरिचुअल फाउंडेशन। तो ये मेरे को शुरू में लगता था इतनी बड़ी क्या बात है यार, इतना ज्यादा एनोनिमिटी का क्यों। तब एक उसका एक और एस्पेक्ट समझ में आया कि यार ये जो मेरा नाम फेमस होने लगता है ना, इसको भी एनोनिमिटी में जोड़ा गया है। कि अभी अगर 1.5 साल तक 2 साल तक इतने समय तक मैं अगर किसी एक ही मैं कॉन्फ्रेंस के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ट्रस्टी के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रस्टी का कार्यकाल 5 साल का है, डेलीगेट का 3 साल का है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी पद पे अगर बार बार कोई एक ही मेंबर अगर आ रहा है, तो ना सिर्फ उसको ये गलतफहमी होने लग जाती है कि मैं ही इस पद का ठेकेदार हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। एट द सेम टाइम उसकी ये पहचान बनने लग जाती है, अच्छा अच्छा वो ग्रुप, उसका तो पीआई चेयरमैन वो विवेक ए है। अरे वो जो विवेक ए है वो पीआई का काम बड़ा अच्छा कर लेता है। 2 लोगों ने 4 लोगों ने अगर ये बात बोली नहीं कि मेरा ईगो और मेरा जो विकृत आनंद है वो 7वें आसमान पे पहुंचा नहीं। यानी कि जिस स्थिति से बचने के लिए मैं यहाँ आया था, अगेन कहीं ना कहीं मैंने खुद ही अपने गले वो स्थिति ओढ़ ली। मेरी पहचान इस रूप में बनने लग गई, या फिर मैंने भी उसको कभी रोका नहीं कि अरे यार ये आदमी है ना पीआई के लिए बहुत अच्छा आदमी है, अरे इसने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। तो ये चीज भी अनोनिमिटी में आती है कि मैं कोई परमानेंट लीडर या फिर ए में मैं कोई पब्लिक फिगर टाइप का नहीं बनूंगा। इसीलिए ना फेलोशिप में ये सिस्टम भी हमने लाया हुआ है। जैसे हमारे ट्रस्टीज हैं, तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस में जो ट्रस्टी हैं वो ए क्लास ट्रस्टी और बी क्लास ट्रस्टी, ये 2:1 के रेशो में। मतलब 18 ट्रस्टी हमारे, टोटल 27 में से 18 ट्रस्टी जो हैं वो एल्कोहलिक ट्रस्टीज हैं, मतलब क्लास बी। और 9 ट्रस्टी जो हैं वो क्लास ए ट्रस्टीज हैं। तो ये इसीलिए है ना कि हमको अगर कोई ऐसा डोमिनेंट परमानेंट लीडर या कोई पब्लिक फिगर चाहिए हो, तो यार हम ये चाहते हैं कि वो हम ना हो। क्योंकि भाई हमको हमको ए का कल्याण तो करना है, लेकिन उसके चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। बड़ी मुश्किल से जिस विकृत आनंद की लत से बाहर आए हैं, शराब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नेम फेम इसकी जो आदत से बाहर आए हैं, कहीं ये वापस हमारे पल्ले ना पड़ जाए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी ग्रुप में मान लीजिए अगर कोई आदमी चेयरपर्सन है ना, उसने ऐसा बना लिया कि भाई संडे को तो मीटिंग मैं ही चेयर करूंगा, क्योंकि संडे को जो है बहुत ज्यादा मेंबर आते हैं। ग्रुप की मीटिंग 7 दिन होती है, संडे को बहुत ज्यादा मेंबर आते हैं। अक्सर लोगों के ग्रेटिट्यूड डे भी संडे को सेलिब्रेट होते हैं, उसमें एलन भी बहुत ज्यादा आती है। संडे को तो मैं ही मीटिंग चेयर करूंगा। अक्सर लोगों को भी ऐसा लगने लग जाता है, अरे वो जो मिस्टर ए भाई साहब है ना, यार वो मीटिंग बड़ी अच्छी चेयर करते हैं, यार आज वो नहीं है दिख रहा है, क्या बात है आज वो मीटिंग चेयर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रुप भले ही से मिस्टर ए को ये कह रहा हो कि यार आप भी मीटिंग चेयर करो, मिस्टर ए को ये समझना पड़ेगा, उनको अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जांचना पड़ेगा यार, कि यार कहीं ये चीज मेरे अंदर उस विकृत आनंद को बढ़ावा तो नहीं दे रही है। कहीं ग्रुप का भला करना, संडे की मीटिंग को ज्यादा आकर्षक बनाना और अच्छे से चलाने की आड़ में मैं कहीं अपना ईगो तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं यार, इसी के लिए रोटेशन विद ह्यूमिलिटी, ये दिखा के नहीं कि जो अगला मेंबर आएगा मैं उसको ये कहूंगा कि भाई साहब मैंने तो आज तक बहुत अच्छे से चलाई, उम्मीद है आप भी इतना अच्छा करोगे। ये नहीं, मैं ग्रुप को ये आभार दे कि आपने मुझे ये मौका दिया, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। एंड एट द सेम टाइम जो नया मेंबर आएगा मैं उसको पूरी तरह से अपनी विशेष दूं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे भी और अच्छा काम कर पाएंगे, ईश्वर की इतनी कृपा होगी आपका। तो दिस वॉट रोटेशन विद ह्यूमिलिटी। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। नवे परंपरा पर मेरी जितनी भी सोच है, समझ है, मैंने जितना पढ़ा है उसको समझा है, उसके अनुसार मैंने अपनी
समझ को यहाँ पर रखा। आप लोगों ने मुझे ये बोलने का मौका दिया। मैं आपका सभी का होप पायोनियर स्नेहांचल ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक्स अलॉट। थैंक यू विवेक भाई। दोस्तों, कोई और भाई अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहे या किसी भाई का कोई सवाल हो इससे संबंधित, तो वो भी ले सकते हैं। कोई भी भाई जो भी अगर कोई ऐड ऑन करना चाहे या कोई सवाल करना चाहे, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे इनसे संबंधित, तो वो भी ले सकते हैं। राजीव भाई, एक मेंबर का हैंड रेज है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक शराबी। हाँ विवेक सर, रवि बहुत भाई। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छी शेयरिंग करी सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि हमारा 9th ट्रेडिशन में लिखा हुआ है कि ए को कभी भी संगठित नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी सेवा समितियों का गठन हो सकता है जिसके लिए वो उत्तरदायी होंगे, जिसकी वे सेवा करनी है। सर, अब हम ये बात आपकी हम समझ गए कि भाई हमें सेवा समिति मतलब कि हमें समितियां नहीं बनानी, मतलब हमें ए को कभी भी एक तरीके से कमर्शलाइज नहीं करना या हमें ऑर्गेनाइज नहीं करना कि जैसे कि भाई मालिक ऑर्डर देगा तो नीचे वर्कर ऑर्डर्स मांगते हैं। अल्टीमेट अथॉरिटी पावर तो हमारे ग्रुप्स के पास है, जिसके इसके लॉन्ग फॉर्म में भी ये लिखा है कि ये सिर्फ सजेशन है। कोई भी बोर्ड, कोई भी इंटर ग्रुप हमें सजेशन देगा। लेकिन सर, हम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो लोग हम चुन के आगे भेजते हैं, क्या वो हम सही लोग चुन के भेजते हैं कि भाई अगर हमने कोई पीआई चेयरमैन चुना है, क्या उसने कभी पीआई की वर्कबुक पढ़ी भी है? अगर हमने सर ट्रस्टी चुना है, क्या उसको ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट्स आते हैं? क्या हमने अगर सर कोई हमने सीपीसी चेयरमैन चुना है, क्या उसने आपके स्टेप्स करे हुए हैं? क्या ट्रेडिशन फॉलो करते हैं? क्या वो कॉन्सेप्ट्स करते हैं? तो सर, हमें समितियां गठन करते टाइम हमें भी तो ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या चीजों पे गौर रखना चाहिए सर। इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? थैंक यू वेरी मच रवि भाई। सबसे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट, आपको सर मत बोलिए। थैंक यू। आपका आपका जो सवाल है ना, उसका इशारा किस तरफ मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, एक चीज है ना, मुझे में बताई गई थी स्टार्टिंग में, इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस। तो हम एक उच्च शक्ति की आवाज आध्यात्मिकता ग्रुप कॉन्शियस में होती है, हम ये तो मान लेते हैं। तो उसके साथ में ये भी तो बहुत जरूरी है ना कि जिस फैसले पर, मतलब सॉरी, जिस प्रपोजल पर मैं एज अ रूटीन ग्रुप मेंबर मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ या मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, मुझे उसके बारे में कितना कुछ मालूम। तो मुझे अगर उसके बारे में ठीक से नॉलेज ही नहीं होगा, तो फिर तो मैं पर्सनैलिटी पर ही जाने वाला हूँ। जिसको जिस पद के लिए चुने जाने की बात हो रही है वो मेरे को पसंद है तो उसको सपोर्ट करूंगा, नहीं तो मैं उसका विरोध करूंगा। तो अब ये कहीं ना कहीं क्या है ना कि ये ग्रुप में सेक्रेटरी का या जो चेयरमैन है, ये उसकी जिम्मेदारी है पूरे ग्रुप वालों की राय को मिलाकर कि भाई जिस पद के लिए चुनाव होना है, या फिर अगर हमको कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी करनी है ना, या हमको अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, जो भी करना है, तो उसके लिए हम पहले आपस में ये सुनिश्चित करें कि इस मुद्दे से जुड़ी हुई बारीकियां क्या है, उसके बाद में हम ये करें। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो तब तो फिर ये होना निश्चित है। अब जैसे सर्विस मैनुअल की बात करें फॉर एग्जांपल, तो वो उसमें लिखा हुआ है कि डेलीगेट और ट्रस्टी जो हैं उनके लिए 12 कदम, 12 परंपराएं और 12 ध्यान, अभी जैसे मैंने शेयरिंग में भी कहा, इसका उनको अच्छे से नॉलेज हो। और साथ ही साथ में वो लोग इसमें शामिल हों प्रिफरेबली,
प्रेफरेबली वो लोग इस काम में शामिल हो, इसमें इंटर ग्रुप भी आता है, प्रेफरेबली वो लोग इसमें शामिल हों जो लोग रिसोर्सफुल हों। एक शब्द का यूज किया गया रिसोर्सफुल, मतलब कि अगर मैं पीआई चेयरमैन बन गया और उसके लिए मेरे को दौड़ धूप करनी है तो मैं ग्रुप को बोल रहा हूँ मेरे को पैसा दो पेट्रोल का, नहीं तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ग्रुप बोल रहा भैया पैसा ही नहीं है अपने पास तो इतना सिटी में। तो ये ग्रुप के लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा, हर चीज के लिए ये नहीं थोपा जा सकता कि भाई हमने किसी कम लायक आदमी को उस पद पे पहुंचा दिया। तो ग्रुप को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सारे लोगों को ये पता है कि नहीं है कि जब हम इस आदमी को चुन के वहां भेजेंगे तो इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी और ये उस जिम्मेदारियों को निभाने लायक है कि नहीं आपके विचार में। और अगर इसने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई तो उससे कितना कितना नुकसान ग्रुप को या पूरी ए फेलोशिप को हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है ना कि वो जिम्मेदारी हर एक इंसान के पार्ट पर आती है। वो सिर्फ किसी आदमी को अगर ऐसे गलती से चुन लिया गया सिर्फ उसी को ब्लेम नहीं किया जाता। वो जिम्मेदारी इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। जी थैंक यू। थैंक यू विवेक भाई। कोई और भाई, किसी भाई का कोई सवाल? सॉरी वो नेटवर्क इशू हो गया था, फोन लेफ्ट हो गया हमारे में। किसी और भाई का कोई सवाल? कोई और भाई कुछ ऐड ऑन करना चाहे, कोई अपना अनुभव रखना चाहे? राजेश जी कोई कुछ ऐड करेंगे सर आप? जी हाँ प्लीज अगर धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है, मैं अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से यार विवेक जी ने बहुत अच्छा लगा 9th एडिशन पे। और बहुत कम मीटिंग है जो मैंने पूरी अटेंड करी है आप वाली, लेकिन बहुत अच्छा स्केल है यार आपकी मीटिंग का ना, बहुत ही बढ़िया। और यार 9th एडिशन को हम लोगों को ना दो तरीके से समझना पड़ेगा, और बढ़िया तरीके से इन्होंने तो 3 कर दी है। और वो बात मेरे को और भी अच्छी लगी कि अल्कोहलिक एनोनिमस को हम उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करते कि रूल कायदे कानून, मेंबरशिप के लिए फीस, व्यूज, तोड़ने वाले को पनिशमेंट, जुर्माना, एक्सेल। तो इसलिए हम दूसरी संस्थाओं की तरह इस संस्था को ऑर्गेनाइज नहीं करते। लेकिन भाई दूसरी तरीके से फिर हमें मतलब वो भी नहीं चाहिए भाई कि चोरी सी हो जाए, अराजकता फैल जाए। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है कि जैसे इस मीटिंग में आपने 3-4 होस्ट बना रखे हैं, मॉडरेटर हैं, तो उस तरीके से कि सही हमारा एल्कोहलिक एनोनिमस का काम जो वो सुचारू रूप से काम चलता रहे। अगर हर कोई सोचेगा कि दूसरा करेगा काम तो वो काम कभी भी नहीं होने वाला है। तो 9th ट्रेडिशन में समझना हमने ये है, 2nd और 9th को इंटरलॉक करना है कि दूसरी में मतलब उतने तरीके से दूसरी परंपरा जो है वो पूरे अल्कोहलिक एनोनिमस का संचालन करती है, यानी कि प्रभार ही पूरी अल्कोहलिक एनोनिमस का जो है वो चार्ज जो है वो दूसरी परंपरा के पास है। और 9वीं परंपरा जैसे हमारे कंसेप्ट भी हैं, तो कंसेप्ट का बेस ही दूसरी परंपरा और 9th है। पहले से 9वां जो कंसेप्ट है वो 2nd ट्रेडिशन बेस्ड है, और उसके बाद या बीच में भी 9th ट्रेडिशन को साथ में ही इंटरलॉक करके ही चला जाता है। हमारा पूरा स्ट्रक्चर इसी बेस पर चला जा रहा है। और यार बढ़िया तरीके से हम लोगों को इस बात का जो है वो और भी अच्छी अच्छी जानकारियां जो है वो आज मिली। और कोई ऐड करने वाली बात नहीं है। वैसे एक ऑनलाइन मीटिंग थी पीछे, तो उसमें एक मेंबर घुसा है और उसने बोला भाई वो भी सही रहा था कि वो होस्ट ने पूछा भाई नाम बताइए, वो एक्सेक्ट पता नहीं क्या लिखा हुआ था उसमें, उसने बोला भाई साहब नाम बताइए। वो कह रहा जी मेरे को तो प्रिविलेज देता है अल्कोहलिक एनोनिमस में, जितनी भी हद तक अपनी एनोनिमिटी बनाए रखूं। बात सही कह रहा वो, लेकिन फिर शेर ना बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल करा। उसने बोला भाई साहब 20-25 मेंबर दूसरे भी तो हैं, आपके पास प्रिविलेज है तो दूसरे आदमी के पास कोई राइट नहीं है क्या? मान लो किसी की वाइफ, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का कोई भी नाम बदल के अगर अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में घुस आया है और बाकी लोगों की नहीं है, जैसे ये बाकी चीजों की बात है, इनोनिमिटी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या, तो उतना ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्होंने 2-3 बार पूछा और उन्होंने वो मतलब उसको लॉग आउट क्या करते हैं वो कर दिया उन्होंने। पहले वो उसमें डाला उन्होंने
वेटिंग पता नहीं किसमें डाला और कर दिया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। पहले उन्होंने 3 बार मौका दिया उसे कि भाई साहब मैं 3 बार आपको मौका दूंगा, और उसके बाद तो मेरे को लगा यार इसलिए भी हम चीजों को, जब हम किसी भी पद पे किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो उसे डेलीगेशन देते हैं, उसे हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, भैया अकेली जिम्मेदारी नहीं देते। तो इसलिए ये जो 9th ट्रेडिशन ना, इसको और दूसरी परंपरा को, अगर इन दोनों परंपरा को अगर मैं गहराई से समझ लूँ ना, तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के ज्यादा से ज्यादा चीजों का पता लग जाता है। क्योंकि ऊपर वाली लाइन जिसको विवेक जी ने 2 बार बोला ना कि वो कीप इट सिंपल वर्ड जो है, हम लोगों को समझना चिपरुट सिंप्लिसिटी को और फंक्शनल सिंप्लिसिटी को है। जैसे वन डे एट ए टाइम का हम लोग करते हैं ना, वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि वन डे एट ए टाइम किस चीज के लिए भैया, वो मेरी सिक्योरिटी के लिए, मेरी के हिसाब से। तो ये चीजें जो है ना, किसी सिटी और सिंपलिसिटी में किस प्रकार से जब हम फंक्शनल के रूप में आएंगे तो कीप इट सिंपल से काम नहीं चलेगा भाई। हमें चाहे वो थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, उतने अच्छे तरीके से नहीं ऑर्गेनाइज करना है, तो ऑर्गेनाइज करके जरूर चलना है। और ये सच का भी उन्होंने बता दिया, ये सच का सीधा मतलब है अल्कोहलिक एनोनिमस का एक्सपीरियंस क्या कह रहा है। यार बहुत अच्छा लगा आज आपकी मीटिंग में आके। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप लोगों। थैंक यू राजेश जी। कोई और भाई? चलिए ठीक है दोस्तों, अगर किसी और भाई का कोई नहीं है अनुभव या कोई सवाल नहीं है तो फिर मीटिंग की समाप्ति की ओर चलते हैं। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।